नमस्कार दोस्तों। तो हमने स्टार्ट की है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी रिवीजन सीरीज़, जिसमें पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखें। पार्ट वन में हमने प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सीखा। देन गायरोमैग्नेटिक रेशियो, सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियाई, एंड उसके बाद लास्ट में हमने सीखा टाइप ऑफ सिग्नल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स फाइंड आउट करना हमने सीखा था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट क्या होता है ये हमें बताता है। आपने नंबर ऑफ सिग्नल्स तो बता दिए, कोई भी आपको मॉलिक्यूल दिया गया, कंपाउंड दिया गया और उसमें पूछा कि इसमें कितने टाइप के सिग्नल्स हैं, वो हमने लास्ट क्लास में सीखा टाइप ऑफ सिग्नल। लेकिन अब वो सिग्नल्स आएंगे कहाँ, उनकी पोजीशन कहाँ होगी, वो हमें कौन बताता है? वो हमें बताता है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट को डोनेट करते हैं डेल्टा से और इसको मेज़र करते हैं हम पीपीएम में। दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अब बात आती है ये पोजीशन ऑफ सिग्नल्स जो हम बता रहे हैं वो किसकी रेफरेंस में बता रहे हैं। ये हम किसके साथ कंपेयर करते हैं? हम ये देखो, कोई रेफरेंस होगा ना जिससे आप कंपेयर करोगे कि इसके कंपेयर में इसकी पोजीशन यहाँ पे आ रही है, तो वो कंपैरिजन हम किसके साथ करते हैं? वो हम करते हैं रेफरेंस स्टैंडर्ड। वो हम किसके साथ करते हैं? रेफरेंस स्टैंडर्ड। मैं एक बार इस पेन की ये थिकनेस थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेती हूँ। कहाँ से इंक्रीज़ होगी इसकी थिकनेस? ओके। तो जो रेफरेंस स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं वो होता है टीएमएस, दैट इज टेट्रा मिथाइल सिलेन। इसको हम यूज़ करते हैं एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। इसको रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ करने का रीज़न क्या है? एक तो इसका स्ट्रक्चर देखो क्या होता है। सिलिकॉन CH3 क्योंकि टेट्रा बोला है, CH3 और CH3। तो यहाँ पे जो टोटल 12 प्रोटॉन्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ये हाईली शील्डेड है। दीज आर हाईली शील्डेड, जिसकी वजह से इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है वो नियर ज़ीरो आती है, 0 ppm। अब यहाँ पे मैंने दो टर्म यूज़ की हैं। एक तो मैं बोल रही हूँ केमिकल शिफ्ट को ppm में मेज़र करो, दूसरी बात मैं कह रही हूँ हाईली शील्डेड। तो पहले हम ppm की बात करते हैं कि ppm क्यों बोल रही हूँ मैं, केमिकल शिफ्ट को हर्ट्ज में क्यों नहीं मेज़र करते हैं। देखो, कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है, एनएमआर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो नेम होता है वो किसके बेसिस पे होता है? वो रेफरेंस स्टैंडर्ड के बेसिस पे उसका नाम रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये एक रिवीजन सीरीज़ है तो इसमें मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि एनएमआर इंस्ट्रूमेंट का नाम कैसे रखा जाता है। अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और उसको हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि एनएमआर इंस्ट्रूमेंट का नाम कैसे रखा गया या कैसे रखा जाता है, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो कि जो एनएमआर का इंस्ट्रूमेंट का जो भी नेम होता है वो हम रेफरेंस स्टैंडर्ड के बेसिस पे रखते हैं कि वो कहाँ पे रेजोनेट हो रहा है, उसकी सिग्नल कहाँ अपीयर होगी। अभी मान लो अगर मैं एक 60 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट लूँ, एक 60 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट लिया और एक मैंने ले लिया 300 मेगाहर्ट्ज़ का, राइट। तो यहाँ पे अब कोई एक सैम्पल ए है। जब 60 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट लिया तो वो जो सैम्पल ए है वो केमिकल शिफ्ट किस पे दिखा रहा है? उसकी पीक हमें कहाँ दिख रही है? वो दिख रही है मेरे को 120 हर्ट्ज़ पे, और इसमें कहाँ दिख रही है? 600 हर्ट्ज़ पे। अब देखो एक ही कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है, लेकिन उनको जब मैंने डिफरेंट मशीन पे देखा, एक 60 मेगाहर्ट्ज़ की है और एक मशीन 300 मेगाहर्ट्ज़ की है, तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या आ रही है? एक 120 हर्ट्ज़ पे रेजोनेट हो रही है पीक और एक 600 हर्ट्ज़ पे हो रही है। तो ये तो अलग अलग हो गया। तो हमें कोई ऐसी चीज़ लेके आनी पड़ेगी, कोई ऐसी यूनिट कि मुझे चाहे मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मशीन यूज़ करूँ, लेकिन मेरे को वैल्यू क्या दिखे? कॉन्स्टेंट दिखे।
तो हर्ट्ज में तो ये डिफरेंट आ रही है। अब एक चीज़ कर सकते हैं हम, ये देखो, अगर मैं ऐसे कर दूँ 120 हर्ट्ज बाय 60 मेगा हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁶ हर्ट्ज। ऐसे कर सकते हैं। तो क्या आएगा ये देखो, 2 हर्ट्ज से हर्ट्ज गया, क्या बच रहा है 2 × 1/10⁶। इसको क्या बोल सकते हैं, ये किसके इक्वल होता है, पीपीएम के। पीपीएम पता है ना, ये आपने 11th-12th में देखा होगा कि पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट इन 10⁶ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। तो ये क्या है पीपीएम, इसको मैं पीपीएम बोल सकती हूँ। ये बात आई। सेम चीज़ इसके साथ होगी, 600 डिवाइडेड बाय 300, ये हर्ट्ज है, इसको भी हर्ट्ज में कन्वर्ट करोगे तो 10⁶ हर्ट्ज, हर्ट्ज से हर्ट्ज गया, ये भी क्या आ गया 2 ppm। अब देखो जब मैंने इसको ppm में कन्वर्ट किया तो वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, कांस्टेंट आ गई। दैट मीन हम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को ppm में मेज़र करते हैं ताकि वो जो वैल्यू है वो इंस्ट्रूमेंट पे इंडिपेंडेंट हो जाए। इंस्ट्रूमेंट पे क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट, इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड ना करे। क्लियर है ये चीज़ कि हम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को ppm में क्यों मेज़र कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ हर्ट्ज। ओके, अब इसके बाद क्या था, ठीक है। अब अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे आपको हर्ट्ज पे वैल्यू दी गई हो तो उसको ppm में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इजी है, देखो ये याद रखना, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ppm में है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, हर्ट्ज बाय मेगाहर्ट्ज। ये वैल्यू याद रख लेना, ये आपका इंस्ट्रूमेंट होगा मेगाहर्ट्ज में, और ये फ्रीक्वेंसी कहाँ पे रेजोनेट हुई है वो होगी। अगर उसको ppm में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करोगे, हर्ट्ज बाय मेगाहर्ट्ज, और अगर किसी ppm की वैल्यू को हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है। अब एक बात आती है शील्डिंग। शील्डिंग एंड डी शील्डिंग है। शील्डिंग को और क्या बोल सकते हैं, शील्डिंग को हम बोल सकते हैं अपफील्ड, और एक आती है डी शील्डिंग, डी शील्डिंग, और इसको क्या बोल सकते हैं, डाउनफील्ड। ये अपफील्ड डाउनफील्ड क्या है, देखो ये एनएमआर का जो सिग्नल हम देखते हैं यहाँ पे क्या होती है, ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दिखाता है यहाँ पे, और ये होती है इंटेंसिटी वर्टिकल एक्सिस पे, राइट। तो यहाँ पे 0 ppm पे आपका TMS आ रहा है, 0 पे, उसकी रेफरेंस में हम देखते हैं कि अब जो भी कंपाउंड है उसके सिग्नल कहाँ आ रहे हैं। लेट्स सी, अगर मैं ये लिख दूँ CH3 और C डबल बॉन्ड O CH2, राइट। तो यहाँ पे कितने टाइप के सिग्नल्स आएंगे, पहले ये आइडेंटिफाई करो, 1 और ये 2, बाकी कहीं पे प्रोटॉन नहीं है, तो 2 टाइप के हमें सिग्नल मिलने हैं। ये एक इसका होगा और एक ये इसका होगा। अब वो आइडेंटिफाई करना है कि 2 और 1 कैसे हैं, कि 2 इधर आएगा कि 1 इधर आएगा, वो चीज़ कौन बताता है, वो हमें देखना है कि जो भी है ये शील्डेड है या डी शील्डेड है, ये प्रोटॉन कैसे हैं। तो शील्डेड डी शील्डेड हम कैसे देखेंगे, देखो ये थोड़ा ज़्यादा थिक हो गया आई गेस। शील्डिंग और डी शील्डिंग कैसे देखेंगे, अभी आपको पहली चीज़ ये क्लियर हो गई जो मैं बोल रही हूँ कि हम TMS के रेफरेंस में देखते हैं कि जो भी कंपाउंड है उसकी पोजीशन कहाँ आई है, उसके रिस्पेक्ट में उससे कितनी दूरी पे है, तो वो होता है केमिकल शिफ्ट। ठीक है, अब ये देखना है कि वो इस TMS के पास आएगा कि TMS से दूर जाएगा, वो चीज़ हमें कौन बताएगा, शील्डिंग या डी शील्डिंग बताएगी। अब इसको ऐसे समझो कि एक आदमी है ये, और बारिश हो रही है, ठीक है, इसके हाथ में क्या है,
अम्ब्रेला है, इसके हाथ में एक अम्ब्रेला है, मेरी ड्राइंग ऐसी है थोड़ा सा, ठीक है। ये एक आदमी है, बारिश हो रही है और इसके हाथ में एक अम्ब्रेला है बारिश से खुद को बचाने के लिए। तो ये अम्ब्रेला जितना बड़ा होगा, जितना बिग होगा, प्रोटेक्शन उतनी ज़्यादा होगी, प्रोटेक्शन उतनी ज़्यादा होगी, मतलब उतनी ज़्यादा शील्डिंग होगी। और जितना स्मॉल होगा उतनी शील्डिंग कम होगी। अगर स्मॉल है तो लेस प्रोटेक्शन होगी, अगर स्मॉल है तो लेस प्रोटेक्शन, दैट मीन वो डी शील्ड है, वो बारिश में भीगेगा ही भीगेगा। तो यहाँ पे जो ये बारिश है, जो ये रेन है, वो रेन तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैन है वो आपका न्यूक्लियाई है, और ये जो छाता है वो है इलेक्ट्रॉन्स, राइट। आप जिस भी न्यूक्लियाई को स्टडी कर रहे हो उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स किसका काम कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स काम कर रहे हैं प्रोटेक्शन का, वो शील्ड कर रहे हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो खुद की एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करते हैं, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये राम कहानी मैं क्यों सुना रही हूँ, इसको देखो, इसका रीज़न ये है, मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी कि जो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बी नोट के, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। और ऐसा नहीं होता कि आपने जितनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी वो इतनी की उतनी सिस्टम के पास जा रही है, न्यूक्लियाई तक पहुंच रही है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक जो न्यूक्लियाई है, जो प्रोटॉन है, उसके अराउंड न्यूक्लियस, वो इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे वहाँ पे। सिर्फ ये तो है नहीं न्यूक्लियस पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही होगा, वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खुद कोई मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बी आई। और ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसके अपोजिट होती है, वो अपोज करती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। यानी कि जितनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हो आप, जो इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने अपनी एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की, और ये किसको अपोज कर रही है, ये कैंसिल आउट कर रही है बी नोट को। दैट मीन जो बी इफेक्टिव होता है वो होता है बी नोट माइनस बी आई। यानी कि आप कह सकते हो कि जो आपकी प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वो बी इफेक्टिव के है। अब अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर ये वैल्यू ज़्यादा हुई तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और अगर ये वैल्यू कम हुई तो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ये भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर ये डिक्रीज़ हुई प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी तो क्या होगा, वो शील्डेड हो जाएगा, दैट मीन वो शील्डेड हो जाएगा, एंड उसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो कम आएगी, लेस आएगी। अगर प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी क्या आएगी, कम आएगी, वो टीएमएस के नियर मिलेगी आपको। ऐसे बनाते हैं ना हम, ये 0 है, फिर 1 2 3 4 ऐसे समथिंग। तो जो हमने अभी पीछे स्ट्रक्चर बनाया था वो शायद ऐसा था, CH3, क्या हुआ इसको, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 ऐसा कुछ बनाया था। तो एक सिग्नल इसका आना था और एक इसका आना था। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी कि इस वाले प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे हमने क्या लगाया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो क्या करेगा, वो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को छीन लेगा, अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके कंपेयर में। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो बी आई क्या होगी, बी आई कम होगी, डिक्रीज होगी। बी आई कम हुई तो क्या हो जाएगा, बी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बी इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा। बी इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, दैट मीन आपका केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी इसके कंपेयर में। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है।
क्लियर है। ये कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है जो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हुए तो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कम हुई। अगर ये वैल्यू कम हुई तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। बी इफेक्टिव ज़्यादा, दैट मीन प्रिसिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी वो गोल 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 स्पीड से ज़्यादा घूम रहा है, और जितनी ज़्यादा प्रिसिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। दैट मीन अगर ये जो OCH2 है वो आपको यहाँ दिखेगा, इसको अगर मैं 2 बोल दूं और इसको 1 बोल दूं तो ये 1 वाला आपको यहाँ दिखेगा, और ये 2 वाला, नहीं ये उल्टा बोल दिया ना मैंने, हाँ ये 1 है और ये 2 है, तो ये 2 आपको यहाँ दिखेगा और 1 आपको नियर यहाँ दिखेगा, और यहाँ पे तो अपना TMS आना है रेफरेंस। तो जो TMS के नज़दीक है उसको तो हम क्या बोलते हैं, अपफील्ड। जो TMS के पास है उसको क्या बोलते हैं, अपफील्ड, और जो TMS से दूर है उसको क्या बोलते हैं, डाउनफील्ड। क्लियर है। यानी कि जो इस तरफ जितना जाता जाएगा उतना डाउन फील्ड की तरफ है, और अगर कोई वैल्यू इधर जा रही है तो वो क्या है, वो अप फील्ड है। क्लियर है, ठीक है। आई गेस शील्डिंग और डी शील्डिंग वाला कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका है कि कैसे करते हैं हम। अब कुछ केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, अगर वो वैल्यू आपको याद है तो आप डायरेक्ट फटाफट क्वेश्चंस करते आ जाएंगे, तो वो फटाफट वैल्यूज़ लिखेंगे हम, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। केमिकल शिफ्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझने के लिए। केमिकल शिफ्ट क्या बताता है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। केमिकल शिफ्ट जो है उसको ppm में मेज़र करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, कांस्टेंट वैल्यू आती है, इसलिए हम उसको ppm में मेज़र करते हैं। केमिकल शिफ्ट हमें सिग्नल की पोजीशन बताता है, किसके रेफरेंस में, किसके कंपेयर में, इन कंपेरिजन ऑफ TMS, जो भी हमने रेफरेंस स्टैंडर्ड लिया है कि ये वैल्यू 0 पे आई है। अब इसके कंपेयर में बाकी जो भी न्यूक्लियाई होंगी उनकी वैल्यू कहाँ पे आएगी, वो पोजीशन हमें केमिकल शिफ्ट बताता है। उसके बाद हमने देखा शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। शील्डिंग वाले को अपफील्ड बोलते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा शील्डेड होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वो डी शील्डेड होगा, उसको प्रोटेक्शन कम मिलेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो क्या होगी, आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो क्या होगी, कम होगी। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो बी इफेक्टिव ज़्यादा होगा, बी इफेक्टिव ज़्यादा हुआ तो वो प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आपकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, एंड वो डी शील्डेड हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़, ओके। अब हम कुछ वैल्यूज़ याद करेंगे। कितने टाइप के प्रोटॉन्स होंगे, देखो एक हो सकता है कोई sp3 कार्बन है, ये कैसा कार्बन है, sp3 कार्बन। इस प्रोटॉन की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, किस रेंज में लाई करेगी। अभी इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच नहीं है, नो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट। फॉर एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, जैसे अगर मैं बोलूँ ये कोई कार्बन है, यहाँ भी कार्बन 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 लगा है और यहाँ पे एक प्रोटॉन लगा है, इस टाइप का कोई सिस्टम है, तो इसकी वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, इसकी वैल्यू लाई करेगी 0.5 to 2 ppm, इस रेंज में लाई करेगी। दूसरा क्या हो सकता है, कार्बन sp3 ही है, लेकिन अब ये क्या है, ये कार्बन जो है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट के साथ अटैच है, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट के साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल OCH3, या फिर क्या हो सकता है OCH2, समथिंग ऐसा कुछ, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, कोई हैलोजन भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऐसा कुछ लगा है कार्बन के साथ। तो ये वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, ये वैल्यू लाई करेगी 2 to 5 ppm। जनरली हम ये वाले बहुत देखते हैं, जब आप एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो आप वहाँ पे पाएंगे। तो ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखना, अगर OCH3 है तो आपको ये वैल्यू दिखेगी 3 to 3.5 ppm के बीच में, और अगर OCH2 है तो यही वैल्यू आपको दिखेगी 4 to 4.5 ppm के बीच में, ये 4.5 है। क्लियर है, ओके। और क्या हो सकती है, थर्ड हो सकता है अगर sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन के साथ जो ये प्रोटॉन अटैच होगा वो वैल्यू आपको कहाँ दिखेगी, 5 to 8.5 ppm। ये sp2 कार्बन क्या है, यानी कि ये एल्कीन, ये वाला प्रोटॉन या तो ऐसा हो या फिर क्या हो, एरोमेटिक रिंग हो, ये बेंजीन।
बेंजीन ये भी तो sp2 कार्बन है और इसके साथ जो ये प्रोटॉन लगा है। अब ये जो होता है अगर इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है तो इसकी वैल्यू जनरली 7.26 ppm होती है जब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता, नो सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन अगर रिंग के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट लग गया तब इनकी वैल्यू वो कहाँ जाएगी। अब वो डिपेंड करेगा कि ये जो G है वो कैसा है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है या वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन से हो सकते हैं, लाइक NH2 या फिर O, CO, CH3, ऐसा भी तो कुछ हो सकता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में NO2 या फिर एल्डिहाइडिक समथिंग, ऐसा जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है, साइनाइड। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे तो ये जो वैल्यू है वो लेस देन 7.2 आएगी, लेस देन 7.26, वो अराउंड 6.9 to 7 के आसपास आ सकती है। ठीक है, लेकिन 7.26 से छोटी वैल्यू आएगी। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू ग्रेटर देन 7.26 हो जाएगी। वो आपको डिपेंड करेगा, वो 8.1 या फिर 8.3 ऐसा कुछ दिख जाएगी आपको वैल्यू। 7.26 से बड़ी ही वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, फिर आता है sp3 हमने डिस्कस कर लिया, sp2 हमने डिस्कस कर लिया। अब आता है sp कार्बन हो तो उसके प्रोटॉन की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी केमिकल शिफ्ट की। sp कार्बन है और ये प्रोटॉन, इसकी वैल्यू कहाँ लाई करेगी। sp कार्बन किसको बोल रही हूँ मैं, इसको तो इसकी वैल्यू लाई करेगी। आप सोच रहे होगे इसकी तो और ज़्यादा जाएगी, sp2 की ही जब 5 to 8.5 थी तो sp की कितनी होनी चाहिए, मोर देन 8.5। नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी वैल्यू होती है 2 to 3 ppm, 2 to 3 ppm। ऐसा क्यों, रीज़न है एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट, एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट। एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट क्या है, इसको बस ऐसे समझ लो, ये ऐसे नहीं, इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में रखो ऐसे, ये। ठीक है, अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना ये, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये अपनी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे ऐसा कुछ करके। ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, ये ऐसे जा रहे हैं और यहाँ पे ऐसे निकल के आ रही है वैल्यू, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की है वो इधर है, राइट। तो यहाँ पे ये वाला जो प्रोटॉन है वो किस जोन में जा रहा है, वो शील्डेड जोन में जा रहा है। वो किस में जा रहा है, शील्डेड जोन में। शील्डेड जोन में होने की वजह से इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम आ जाती है, डिक्रीज हो जाती है, दैट इज़ 2 to 3 ppm आ जाती है। शील्डेड कैसे, क्योंकि ये H जब यहाँ पे आ रहा है तो ये ऐसे आ रही है ना, ये डायरेक्शन ऐसे होगी, B नोट की ऐसे है, तो ये इसको क्या कर रहा है, इसको अपोज ही तो कर रहा है, कैंसिल ही तो कर रहा है, इस वैल्यू को कैंसिल करेगा तो क्या हो जाएगा, शील्डेड जोन में जाएगा। अभी डिस्कस किया था, शील्डेड जोन में जाएगा तो इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, ओके। उसके बाद आता है आपका 5th, अगर एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है, ये एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है, इसकी वैल्यू आपको 9 to 10 ppm के अराउंड दिखेगी। 6th, अगर एसिड दे दिया, एसिड इसको आप 12 से 13 के बीच में देख सकते हो, ये ही सबसे हाईएस्ट होती है। अगर 12 से 13 ppm के बीच में है तो मोस्ट प्रोबेबली वो एसिडिक प्रोटॉन ही मिलेगा। 7th आ जाएगा आपका, अगर अल्कोहल का OH है, जैसे ये ROH है, तो इसका कितने पे दिखेगा आपको, ये दिख सकता है 4 to 6 ppm। अच्छा, कई बार ये जो एसिडिक प्रोटॉन है वो क्या हो जाता है, D2O एक्सचेंज, उसकी वजह से ये पीक कई बार गायब हो जाती है, नहीं दिखती है। कैसे, जहाँ पे हमें क्या देख रहे हैं, प्रोटॉन का देख रहे हैं, अगर इसको D2O वाटर के साथ डिज़ोल्व करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OO, H की जगह यहाँ पे D लग जाएगा। अब D आ गया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, पीक डिसअपियर हो जाती है, पीक डिसअपियर। ठीक है, D2O एक्सचेंज में ऐसा होता है। आगे चलो, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हमने डिस्कस कर ली है सारी, ये सारी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। अब जब क्वेश्चंस करेंगे ना, ये बहुत काम आने वाले हैं आपके, बहुत। अब आती है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। हमने देख लिया कितने टाइप के सिग्नल हैं, उनकी पोजीशन क्या होगी। अब बात करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल की, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स।
कि सिग्नल स्प्लिट कैसे करेंगे। ये जो हम बोलते हैं ना डबलेट आ गई, ट्रिपलेट आ गई, क्वार्टेट आ गई, वो कैसे आती है। हम जब अभी प्रोटॉन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम प्रोटॉन एनएमआर में। तो ये जो स्प्लिटिंग होती है वो किन से होती है, ये होती है नेबरिंग प्रोटॉन्स की वजह से, नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से। और उसमें भी कैसे करोगे, जितने भी नेबरिंग प्रोटॉन है ना उसको n+1 कर दो। जैसे मैं लिख दूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2। अब बताओ इन प्रोटॉन के बीच में इसका नेबर कौन सा है, ये वाला। तो ये जो कपलिंग होगी इसकी वो किसकी वजह से होगी, इन दो की वजह से होगी। यहाँ पे दो हैं तो इसकी कितना हो जाएगा 2 + 1 3, दैट मीन ट्रिपलेट। इसकी क्या हो जाएगी, ये जो दो प्रोटॉन है वो किसकी वजह से कपल करेंगे, इन 3 प्रोटॉन की वजह से। तो 3 + 1 4, तो ये क्या हो जाएगा क्वार्टेट। इसको याद कर लेना, अगर n+1 की वैल्यू 2 आए तो डबलेट। ये कब आ सकती है, ये कुछ ऐसा हो लेट्स से CH2 और यहाँ पे एक CH लगा है, तो इसकी क्या आएगी, इसकी वजह से कपल करेगा तो इसकी डबलेट आएगी। अगर n+1 की वैल्यू 2 आए तो डबलेट, n+1 की वैल्यू अगर 3 आए तो ट्रिपलेट, 4 आए तो क्वार्टेट, 5 आए तो क्विंटेट, 6 आए तो सेक्सटेट, एंड 7 आए तो सेप्टेट, एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। ठीक है, ओके। क्लियर है ये चीज़ें। तो जो स्प्लिटिंग होती है सिग्नल की वो नेबरिंग प्रोटॉन्स की वजह से होती है। अभी इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करके बताओ मुझे, अगर मैं ये लिख दूं Cl CH2 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 और Cl, पहले इसमें ये बताओ कितने टाइप के सिग्नल आपको नज़र आ रहे हैं, फटाफट बताओ कितने टाइप के सिग्नल्स हैं भाई इसमें। पहले ये बताओ प्लेनो सिमेट्री है, दिख रही है आपको प्लेनो सिमेट्री, दिख रही है प्लेनो सिमेट्री, बिल्कुल ये है प्लेनो सिमेट्री। ये इसको चमक जाएगा, यानी कि ये तो है सेम, एक टाइप का प्रोटॉन ये है और एक जो कटे हैं बाइसेक्ट हुए हैं वो सेकंड टाइप के हो जाएंगे। तो यहाँ पे वन टाइप के जो हुए वो कितने हैं, 4 प्रोटॉन्स। तो इन 4 प्रोटॉन्स के कितनी स्प्लिटिंग होगी, इन 2 प्रोटॉन की वजह से स्प्लिटिंग होगी, तो ये 4 प्रोटॉन क्या शो करेंगे, ट्रिपलेट। और ये जो 2 प्रोटॉन हैं जो बाइसेक्ट हुए हैं ये वाले, ये किसकी वजह से स्प्लिट करेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट सेम है, ये इक्विवेलेंट हैं, तो यहाँ पे इनको ऐड कर दो, 2 2 4, कितना हो गया 4 + 1 5, तो इन 2 हाइड्रोजन की क्या आएगी, क्विंटेट। क्लियर है ये क्विंटेट कैसे आया। अभी मैंने बोला था कि हम क्या करते हैं n+1, यहाँ पे टोटल देखो कितना हो गया 2 + 2 4, तो 4 + 1 = 5, और 5 पे क्या आता है क्विंटेट। क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो इस क्वेश्चन को बताना एक बार, CH2 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 और यहाँ पे मैंने अब ब्रोमीन कर दिया। अब बताओ अब क्या होगा, क्या इसमें प्लेनो सिमेट्री दिख रही है आपको कहीं पे, अब प्लेनो सिमेट्री नहीं है, एक तरफ क्लोरीन है एक तरफ ब्रोमीन है, तो अब क्या होगा, अब इसमें कितने टाइप के प्रोटॉन्स होंगे बच्चे, अब इसमें 3 टाइप ऑफ प्रोटॉन्स हैं, 1 2 एंड 3, राइट। अब 1 जो है वो किसकी वजह से कपल करेगा, 1 2 की वजह से करेगा, और 2 पे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, 2, तो जो 1 के जो 2 प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, ये इनका क्या आएगा, इनका आएगा ट्रिपलेट, इनकी आएगी ट्रिपलेट। 3 वाले की क्या आएगी, 3 पे भी कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है 3 पे भी, इसको 3 को यहाँ लिख रही हूँ मैं, ठीक है। ये वाले, ये भी किसकी वजह से कपल कर रहे हैं, सेकंड वाले के की वजह से कर रहे हैं, और यहाँ भी कितने हैं 2, तो यहाँ भी क्या आएगी ट्रिपलेट। अब बात आती है इस सेकंड वाले का क्या होगा, इसकी क्या आएगी, क्या अब भी हम इनको ऐड कर देंगे, अब ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग हैं और ये अलग हैं। अगर सेम होता, अगर सराउंडिंग एटम्स सेम होते तो हम ऐड कर सकते थे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था ये सेम थे, यहाँ पे प्लेनो सिमेट्री था, प्लेनो सिमेट्री था तो हम इनको ऐड कर देंगे 2 + 2 4 करके, लेकिन अभी प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे एडिशन नहीं हो सकता, यहाँ पे आएगा ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट।
यहाँ पे आएगा ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट। ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट कैसे आएगा, ये कपलिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। मान लो अगर 1 2 की कपलिंग कांस्टेंट ज़्यादा है कंपेयर टू 2 3, तो सबसे पहले ये इसकी वजह से कपल करेगा, इसकी वजह से अगर ये कपल करेगा तो क्या आ जाएगी ट्रिपलेट ऐसे। फिर उसके बाद ये किसके साथ कपल करेगा, फिर ये इसके साथ कपल करेगा, तो इसकी ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट ऐसे आती है। इसको ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट बोलते हैं। क्लियर है? जब इतने सारे मल्टीप्लेट आते हैं तो इसको ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने एक चीज़ बोली कपलिंग कांस्टेंट, अब उसको देखते हैं कि कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है फटाफट। जो कपलिंग कांस्टेंट होता है उसको हम जे से डिनोट करते हैं, दैट इज कपलिंग कांस्टेंट। ये क्या है, कपलिंग कांस्टेंट, और इसको मेज़र करते हैं भाई हम हर्ट्ज में। केमिकल शिफ्ट को पीपीएम में कर रहे थे, इसको हम करते हैं हर्ट्ज में। ये है क्या, ये मल्टीप्लेट जो आती हैं, जो लाइंस होती हैं, उनके बीच के सेपरेशन को बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ लाइंस को, सेपरेशन ऑफ लाइंस को ऑफ मल्टीप्लेट्स। नहीं आया होगा ना समझ, बताती हूँ क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। ये कोई एनएमआर है, 200 मेगाहर्ट्ज़ पे हमने इसको स्टडी किया है, और मेरे पास कोई 2 पीक आ रही है डबलेट आई, एक 1.6 ppm पे और एक 1.4 ppm में। ठीक है, अब इस बोला जाए कि इसका कपलिंग कांस्टेंट क्या होगा। अभी मैंने बोला सेपरेशन ऑफ लाइन, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, कपलिंग कांस्टेंट। कैसे निकालोगे, 1.6 माइनस 1.4 कितना आ गया भाई, 0.2, लेकिन ये वैल्यू तो पीपीएम में आई है। पीपीएम को हर्ट्ज में कैसे कन्वर्ट करते थे, ये फॉर्मूला था हर्ट्ज बाय मेगा हर्ट्ज, इंस्ट्रूमेंट बता चुके, 200 मेगा हर्ट्ज का है, तो कैसे निकालोगे, 0.2 इंटू ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 200, तो वैल्यू आ जाएगी 40 हर्ट्ज। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको कपलिंग कांस्टेंट या केमिकल शिफ्ट की वैल्यू निकालने के लिए दे दिया जाएगा, या तो हर्ट्ज में वैल्यू दे दी, ऐसे पीक दे देंगे कि डबलेट आई ट्रिपलेट आई, एक की वैल्यू ये है, एक की वैल्यू फलाना है। अगर इसी का केमिकल शिफ्ट बोल देती मैं, तो कैसे निकालते, तब इनको ऐड कर देते, 1.6 प्लस 1.4, और ये 2 पीक है तो इसको एवरेज निकाल देंगे इसका, तो ये पीपीएम की वैल्यू आ जाती। अगर कपलिंग कांस्टेंट निकालना है तो इनके बीच का डिफरेंस लो और उसको इंस्ट्रूमेंट से मल्टीप्लाई कर दो मेगाहर्ट्ज से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हर्ट्ज में। अगर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हर्ट्ज में दे रखी है और उसको पीपीएम में कन्वर्ट करना है, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट दिया है मेगाहर्ट्ज में उससे उसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। अब जो एक कपलिंग कांस्टेंट होता है, इस कपलिंग कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये देखो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, n और एक्स वाई। ये एक्स वाई तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है कपलिंग न्यूक्लियाई, जो आपस में कपल कर गए, कपलिंग न्यूक्लियाई। और ये n की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स सेपरेटिंग टू न्यूक्लियाई, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स उस न्यूक्लियाई को सेपरेट कर रहे हैं। जैसे मैं ये लिख दूं HF, अब जो H है वो किसकी वजह से कपल कर रहा है, वो फ्लोरीन की वजह से कर रहा है, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, एक ही तो दिख रहा है, तो ये क्या हो सकता है, ये J1 कपलिंग हो सकती है और यहाँ पे HF आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख दूं HA और HB, जो ये HA है वो किससे कपल कर रहा है, वो HB से कपल कर रहा है। ये ऐसा हमने कब देखा था, CH2 डिफरेंट सिग्नल देते हैं, ये हमने कहाँ देखा था, ये हमने डायस्टीरियोटॉपिक में देखा था, अगर याद आ रहा हो तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था। डायस्टीरियोटॉपिक जो सिग्नल्स होते हैं, ये CH2 के डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं, इनैनिसोटॉपिक के सेम होते हैं और डायस्टीरियोटॉपिक में डिफरेंट होते हैं, तो ये आपस में क्या कर सकते हैं, कपल। तो अब इसमें देखो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 1 और 2, तो ये कैसे हो जाएंगे, J2। ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो HA और ये है HB, तो यहाँ पे कितने, ये वाला किसके साथ कपल कर रहा है, इसके साथ, तो बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, तो इसको क्या बोलेंगे, J3 कपलिंग।
क्योंकि 3 बॉन्ड है, ये क्या कहलाएगा, J3 कपलिंग। जो J4 और इससे भी ज़्यादा होती है और हायर, ये यूजुअली हम स्टडी नहीं करते, जनरली नॉट कंसीडर, जनरली नॉट कंसीडर। ये हम देखते हैं J4 वाली कपलिंग, ये हम देख लेते हैं एरोमेटिक रिंग वगैरह में देखते हैं। किस में देखते हैं हम, एरोमेटिक रिंग में। अदरवाइज हम इनको स्टडी नहीं करते। एरोमेटिक रिंग में अगर लेट्स से अगर आपने इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा ले लिया, 800 मेगाहर्ट्ज़ तक का इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो, तो वहाँ पे आप J4 कपलिंग देख सकते हैं। वो भी क्यों, रीज़न है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मेरे को एक क्वेश्चन आया, कभी मैं भूल जाऊँ, हम पहले वही कर लेते हैं, फिर बाद में इसी को दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैंने बता दिया J1 J2 J3 कपलिंग क्या है, और इनकी वैल्यू को बस लिख के ख़त्म करेंगे। नहीं तो पहले ये पूरा ही कर लेते हैं, ऐसे खोज पोच हो जाएगी। तो अभी जो मेन वैल्यू याद रखनी है कपलिंग कांस्टेंट की, वो देखो। एक तो हमें याद रखनी होती है सिस ट्रांस में, HA HB, ये क्या है, ये सिस है। तो जो सिस की कपलिंग कांस्टेंट होगा वो होता है 10 to 12 हर्ट्ज। ये वैल्यू याद रख लेना, ये NMR का डाटा सोल्व करने में बहुत काम आता है। कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू से पता चल जाता है हमें कि बॉन्ड सिस है कि ट्रांस है, डबल बॉन्ड। अगर ये डबल बॉन्ड ट्रांस हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये 16 to 18 हर्ट्ज होगा। दैट मीन जो ट्रांस होता है उसकी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा आती है। एक हम देखते हैं एरोमेटिक रिंग में, एक हम किस में देखते हैं, एरोमेटिक रिंग में। ये तुम लोगों ने सुनी होगी ना, ऑर्थो कपलिंग। जो J ऑर्थो होती है वो कितनी होती है, 7 to 8 हर्ट्ज। ऑर्थो किसको बोलेंगे, देखो बच्चे, जैसे ये रिंग है, ये वाला प्रोटॉन इस वाले प्रोटॉन के साथ अगर कपल करे तो ये ऑर्थो है। मेटा कब बोलोगे, ये वाला प्रोटॉन इसके साथ कपल कर रहा है तो ये मेटा, और पैरा ये वाला इसके साथ कपल करे तब ये क्या हो जाएगा, पैरा। ठीक है, अगर ऑर्थो कपलिंग है तो 7 to 8 हर्ट्ज होगी। मेटा कपलिंग है तो यही वैल्यू आपको 1 to 3 हर्ट्ज दिखेगी, और अगर पैरा कपलिंग है तो ये वैल्यू होगी 0 to 1 हर्ट्ज। ठीक है, ओके। अब मेरे को एक क्वेश्चन बताना, ये हो गया कपलिंग कांस्टेंट कंप्लीट हो गया। और ये जो सिस की ज़्यादा आती है, ट्रांस की ज़्यादा आती है सिस के कंपेयर में, ये कार प्लस इक्वेशन से ही आई है। ये कार प्लस इक्वेशन ये यूजुअली पेपर में नहीं पूछते, तो इसको हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। इसकी कुछ 2 इक्वेशंस होती है, उसको हम अभी नहीं स्टडी कर रहे हैं। बस ये याद रखना, ट्रांस वाले का कपलिंग कांस्टेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सिस, दैट इज़ 16 to 18 हर्ट्ज। और यहाँ पे ऑर्थो की ज़्यादा होती है, ऑर्थो कपलिंग की, दैट इज़ 7 to 8 हर्ट्ज। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे देता है एग्जामिनर, देखो मेरे को एक बात बताओ। एक सिस्टम ये है, एक आपको दे दिया ये, एक दे दिया ये, और एक दे दिया ये, 1 2 3 एंड 4। अब इसमें बोल दे कि इसमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बताओ, किसकी ज़्यादा होगी, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बतानी है। देखो एक चीज़ हमने पढ़ा था, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में क्या है, ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के उल्टी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दिख गई वहाँ पे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे कम। अब इसको ऐसे देखो, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो यानी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा तो इनकी होनी है, और जिस पे नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू तो आएगी सबसे कम। दैट मीन 1 आएगा सबसे पीछे, देन 1 के बाद होगा 2। अब हमें ये देखना है कि 3 और 4 में से कौन पहले आएगा, तो 3 और 4 में से सबसे पहले आ जाएगा 4। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो 4 आएगा, फिर आएगा आपका 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसको याद कर लेना। 3 मेंबर्ड वाले का केमिकल शिफ्ट सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होती है। फिर आएगा आपका 3, देन ये 2 और फिर आएगा आपका 1। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये याद रखना बस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अपोजिट करना है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा वहाँ पे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट, बस उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ये है एनिलीन NH2 और भैया ये लगे हैं डिफरेंट हाइड्रोजन। अब पहले मुझे ये बताओ ये कितने टाइप के सिग्नल देगा फटाफट। कितने टाइप के सिग्नल्स होंगे इसमें? प्लेन दिख रहा है, ये रहा प्लेन, यहाँ से प्लेन पास हो जाएगा तो एक तो ये NH2 ही देगा 1। फिर ये आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो ये हो गया 2। ये ऐसे मिरर है ना, ऐसे शीशा है तो इसको ये चमकेगा और इसको ये चमकेगा, तो ये किस टाइप का हो गया 3। ये भी 2 है और ये भी 3 है और ये जो बाइसेक्ट हुआ है वो क्या हो गया 4, यानी कि टोटल कितने हैं 4। अब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू अरेंज करूँ। एक चीज़ क्लियर है, NH2 से तो ज़्यादा इन 2, 3, 4 सब की होगी क्योंकि बेंजीन रिंग हमने स्टडी किया था। इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है तो 7.26 और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है तो ये कहाँ आ जाएगी 6.9 to 7 के अराउंड मिल जाएगी ये वैल्यू। लेकिन जो ये NH2 वाली है ये आपको कहाँ दिख जाएगी, ये दिख जाएगी आपकी 4 to 5 के बीच में, तो ये वैल्यू तो आनी है सबसे पीछे। 1 तो हो गया सबसे पीछे। अब 2, 3, 4 में से देखो सबसे आगे कौन आएगा। NH2 का कौन सा इफेक्ट होगा, NH2 का होगा +M इफेक्ट। ये GOC में देखा होगा +M इफेक्ट, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन्स रिंग को ऐसे दे रहा है। और ये कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो एक चीज़ तो क्लियर है, मेटा वाले पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं, तो 3 वाले का हो गया सबसे ज़्यादा। 2 और 4 में से कौन सा होगा ज़्यादा, इसको ऐसे याद रखना। ऑर्थो पोजीशन होती है 2, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पैरा, तो पहले आएगा 4 और फिर आएगा 2। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। बाकी अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम ट्राई करेंगे उस पर सॉल्यूशन लेके आने की। बाकी थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।